चलिए देखो यहां पर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी। चलिए यहां पर जवाब देना है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी। यहां पर जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, वन को ऑप्शन देना है। चलिए वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ऑप्शन है आपका ए नंबर ऊधम सिंह ने मारी थी। किसने, ऊधम सिंह, जो कि ऑप्शन है यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा ऊधम सिंह। अब यहां पर देख सकते हैं कि पंजाब के ऊधम सिंह ने 31 मार्च 1940 ईस्वी को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिले के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए 1908 में उन पर बम फेंका था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। चलिए यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। यहां पर आंसर देना है टू का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2005 या 2006। 2006 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 2006 इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, ये 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और उत्तर प्रदेश की इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 2006 में आपकी हुई थी। याद रखिए 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2011 में देश के निम्न राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम आपकी बताना है। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि 2011 में से निम्नलिखित में से किस राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। यहाँ पर जो आपका 3 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर है, बिहार, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए बिहार में आपकी 61.8 है, अरुणाचल प्रदेश में 65.4 है, राजस्थान में 66.1 है और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देना है। यहाँ पर दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, और 4 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 4 नंबर में। चलिए 4 का ऑप्शन दीजिए सभी लोग भाई, डी नंबर। चलिए सब लोग का जवाब डी आ रहा है, नमक कर के विरुद्ध, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर को हटाना। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था और दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है ना, कि ये जो आपका आंदोलन था है ना, तो इसमें एक अमेरिकी संवाददाता थे अर्थात पत्रकार थे वेब मिलर, इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे दोस्तों। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह था, तो नमक सत्याग्रह के समय एक अमेरिकी पत्रकार थे, कौन, वेब मिलर थे दोस्तों, वेब मिलर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछा गया है, तो यहाँ पर बताइए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछा गया है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर अपकेंद्रण। क्या होता है, अपकेंद्रण, मतलब इसमें क्या होता है जो कण होते हैं वो बाहर बाहर को आ जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मट्ठा वाली होते हैं ना, मतलब जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन कार्य करती है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि जो आपका कृष्णा नदी जल विवाद है वो है आपकी किसके, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आपकी नदियां हैं कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में ये आपका विवाद में ही रहती हैं। ये क्या रहती हैं, विवाद में रहती हैं। देख सकते हैं और भी विवाद आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कृष्णा नदी का जल विवाद जो आपका है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से है। गोदावरी जल विवाद आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक राज्य के मध्य है ना। और यहाँ पर कावेरी जल विवाद आपका है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जहां से आपकी नदियां जाती हैं जिन जिन राज्यों से या उनकी सहायक नदियां होती हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि इसका पानी हमारे यहाँ आए और उसका पानी वहां पर जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, पानी का ही विवाद होता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था।
चलिए बताइएगा, लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला यहाँ पर कौन सा विद्वान है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है आपका 7 नंबर में क्या बनेगा, तो डी हो जाएगा फैजी। किसने, फैजी ने किया था। इसका आंसर जो आपका डी हो जाएगा लीलावती, जो कि अंक गणित की पुस्तक है दोस्तों। याद रखिए, लीलावती किसकी पुस्तक है, अंक गणित की पुस्तक है, जिसकी रचना भास्कराचार्य ने किया था। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, ठीक है। और लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में फैजी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर देख सकते हैं, अगर पूछ ले कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है ना, जो कि बदायूनी ने किया था, रज्जनामा के नाम से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दंड कारण्य क्षेत्र प्रदेश स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है दंड कारण्य क्षेत्र पूछा गया है ना, कह रहा है कहां पर स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है, तो अब आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ भी आता है, यहाँ पर उड़ीसा भी आता है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश दोस्तों आपके इसमें नहीं आता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से में शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 320 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक लगभग देखा जाए 480 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र मतलब आप जानते हैं जो आपका ये पठार है ना, छोटा नागपुर का जो पठार है उसी एरिया में आपका है, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए खनिज संपदा से क्या है, समृद्ध है, खनिज संपदा से समृद्ध है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, असम का पुराना नाम क्या था, तो असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप था। क्या, कामरूप था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थल है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थल जो आपका है ये कहां पर है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जवाब आ रहा है ए नंबर आपके उन्नाव में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। यहां पर देख सकते हैं कि उन्नाव में आपका है नवाबगंज पक्षी विहार, रायबरेली में है समस्तपुर पक्षी विहार, कन्नौज में है लाख बहोसी पक्षी विहार, एटा में है पटना पक्षी विहार, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो देखी गई वो आपकी कहां पर देखी गई। यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर -0.6%, कितनी, -0.6% दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सबसे पहले खोजा गया विटामिन में से कौन सा है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन में से कौन सा है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि लगभग डेली क्लास लेते हैं, और ऐसा भी कोई क्लास नहीं होती है जो आप लोग ना लेते हों, और ऐसा क्लास नहीं है कि आपको एक क्लास या एक इस क्लास में आधा नंबर ना मिले। ऐसा कोई क्लास है जिसमें से आपको आधा नंबर का ज्ञान ना मिले, और ज्ञान ना मिलता होता तो आप क्लास में जुड़ते ही नहीं। तो वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिए। हमें अगर आप मोटिवेट नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम होगा भाई। तो मोटिवेट रखने के लिए लाइक शेयर तो बनता है ना आप लोगों का। चलिए यहाँ पर देखो, दिया गया 11 नंबर, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है। यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका विटामिन B1। क्या हो जाएगा, विटामिन B1 जो ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन B1 हो जाएगा। चलिए, पढ़ाते पढ़ाते गले में खराश हो जाती है, गला दर्द भी करता है और आंतें भी दर्द करती हैं दोस्तों। दिन में आपको 10 क्लासें लगभग होते हैं, और 10 क्लासों में अगर आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा सोच के देखिए, पूरा हम नहीं सोचने की बात करें, थोड़ा 1% अपना दिमाग लगाइए कि एक व्यक्ति जो 10 घंटे या 10 क्लासें लेता है वो कैसे कैसे मैनेज कर रहा होगा, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहा होगा। पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बनाने के साथ पूरी क्लास लेना, है ना, खाना नहाना कैसे मैनेज होता है, एक बार सोच कर देखिएगा। ऑटोमेटिक रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 10 क्लासें लेता होगा, है ना। अगर किसी के पास अगर 10 क्लासें होती हैं तो 10 टीचर होते होंगे, कम से कम 10 टीचर होते होंगे, नहीं 10 है तो 5 टीचर होते होंगे। फिर भी उनमें से कहा करते हैं कि आज हम थक गए, हमारी क्लास नहीं होगी, और आज हम यहाँ पर हमारी क्लास नहीं होगी। लेकिन हमने आपके लोगों के लिए कभी ये नहीं कहा है कि नहीं हम क्लास नहीं लेंगे, हम थक गए हैं, थकने वाले नाम हमने आपसे कभी नहीं लिया कि हम थक गए हैं हम क्लास नहीं लेंगे, ये चीज़ तो हमने कभी बोला भी नहीं होगा। चलिए देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी होता है ना। और रतौंधी को बोलते हैं शुष्का छिपिका। क्या बोलते हैं, ये नाम भी आप पर याद रखिएगा कि जब पेपर बहुत कठिन हो जाता है ना, कोई बूढ़ा आदमी पेपर बना देता है तो इसी प्रकार से वो झोंक देता है क्वेश्चन। देखो दिया गया है रतौंधी, रतौंधी को बोलते हैं शुष्का छिपाक, है ना, ये नाम दिया जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह इनमें से कौन सा है। यहाँ पर बताइएगा कि सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है इनमें से कौन सा है। आपका जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर में। तो सबसे ज्यादा घनत्व पूछा गया है ना, तो आपको बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देना है। सी नंबर बृहस्पति या पृथ्वी। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, बृहस्पति है भाई। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो आपका है बृहस्पति है। अच्छा भैया, और थोड़ा देखिए,
सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो आपका ग्रह है इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व, चलिए पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। इनमें से जब ऑप्शन होता है, इनमें से जब आप पृथ्वी आपकी ऑप्शन है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर में बनेगा पृथ्वी, जो आपकी है सबसे ज्यादा घनत्व है। इसका देखिए घनत्व कितना होता है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सबसे कम घनत्व होता है आपका शनि का होता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। और बृहस्पति जो आपका है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कह रहे हैं माउंट पोपा कहाँ पर है? माउंट पोपा दोस्तों ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। माउंट पोपा आपके म्यांमार में है। माउंट को सुल्तान ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसका देखो 2 हो गया, इसका 3 हो गया। और माउंट देवबंद ये ईरान में आपका ज्वालामुखी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका देवबंद ज्वालामुखी आपके ईरान में है, इसका हो जाएगा 1। और माउंट एल्ब्रुस पर्वत आपके कहाँ पर है? रूस में। कहाँ पर है? रूस में, इसका हो जाएगा 4। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 मिल रहा है। देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया होगा, 2 3 1 4 देखिए मिल गया, ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने माउंट पोपा पढ़ा, ये म्यांमार में है। माउंट कोल सुल्तान पढ़ा तो आपने पाकिस्तान। माउंट देवबंद आपके ईरान में। माउंट एल्ब्रुज आपके कहाँ पर? रूस में। अब यहाँ पर देखिए माउंट कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी कहाँ पर है? आपके इक्वाडोर में है। माउंट एटना कहाँ पर है? आपके इटली में है ना? कहाँ पर है? इटली में है। माउंट स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश नितंब कहते हैं, ये आपके इटली में है। माउंट मौना लोआ जो कि आपके कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। और फ्यूजियामा कहाँ पर है? आपके जापान में है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यहाँ पर हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ प्रस्ताव आपके हैं और अच्छा क्वेश्चन आपके हैं, किसके समय घटना आपकी घटित हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगस्त घोषणा हुई थी, ये 20 अगस्त 1917 को हुई थी। 20 अगस्त 1917 को हुई थी जो कि अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के समय, किसके समय? मॉन्टेग्यू के समय। यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव देखो यहाँ पर घोषणा जो आपकी है वो आपकी 20 अगस्त को हुई थी, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 वाला है। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 वाला है। तो ये आपके थे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। अगस्त संकल्प जो आपका है ये 8 अगस्त 1942 वाला है जो कि महात्मा गांधी के समय था, यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही जो कि 16 अगस्त 1946 को M.A. जिन्ना ने यहाँ पर मनाया था, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये सभी क्या है? अगस्त वाले ही हैं, सभी क्या हैं? अगस्त वाले हैं। लेकिन यहाँ पर घोषणा प्रस्ताव संकल्प कार्यवाही ये आपको दिमाग को दही कर देने वाला है ना। आपके दिमाग को अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग को दही कर देगा, लेकिन आपका जवाब सही से नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 2 1 4 3, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा, जितने लोग भी हैं यहां पर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं सम्मिलित करना है। यहां पर देखो सीटें दी गई हैं, लोकसभा की सीटें। अब ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें वो कितनी हैं? दोस्तों यहाँ पर जो आपका है लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने सही किया है यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर पूछे महाराष्ट्र में कितनी है तो आप कहेंगे 48 हैं। कितनी है? 48 हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पूछे तो पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 है ना। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा। असम में पूछे कितनी है तो असम में बताना है 14 है। कितनी है? 14 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए मिलान करके 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अब यहाँ पर कुछ जो कि आपके हमेशा पूछे जाते हैं, देखो उत्तर प्रदेश तो आपने पढ़ लिया 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल में 42, असम में कितनी है? 14। अब यहाँ पर बिहार में, तो बिहार में कितनी है? 40 है। गुजरात का बहुत पूछा जाता है ना। गुजरात की कितनी है? तो आपकी 26, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने? 29। पंजाब में कितने हैं? 13 हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है कि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में सिर्फ एक लोकसभा सीटें हैं। कितनी? एक लोकसभा सीटें हैं। कहाँ पर? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? चलिए यहां पर जवाब देना है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 16 नंबर में। दोस्तों 16 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिएगा आपकी 47 सीटें हैं। कितनी हैं? यहां पर याद रखिए 47, क्योंकि यहां पर सिर्फ पूछा गया है अनुसूचित जाति का पूछा गया है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति का पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका कौन सा भाई? ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, जैसे वर्तमान समय में अनुसूचित जाति 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति की आपकी 47 सीटें हैं, ठीक है। जनजाति पूछा था ना भाई, जनजाति, हाँ जनजाति। देखिए अनुसूचित जनजाति या मतलब एसटी की सीटें आपकी हैं तो आपकी कितनी हैं? आपकी 47 हैं। और एससी की सीटें कितनी हैं? तो आपकी 84 हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट रट लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनाया है?
बताइए, भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहां पर बनाया है? आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आपके पुणे में। कहां पर बनाया है? पुणे, जो कि ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। ये आपके पुणे में बनाया है और ये वातानुकूलित रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है एस सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल रखा गया है। कुछ आपके नाम परिवर्तन किए गए हैं जो कि आपके रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन, यहाँ पर देख सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि आपका टट्टिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन यहाँ पर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। क्लियर है ना? क्लियर है भाई? सॉरी, यहाँ पर डी होगा, बेंगलुरु होगा। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ पर जो आंसर है। भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल आपके कहाँ पर है? डी नंबर है दोस्तों, बेंगलुरु में होगा। ठीक है, बेंगलुरु होगा, डी नंबर बेंगलुरु हो जाएगा, सॉरी बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है ना? और यहाँ पर कह सकते हैं इसका नाम आपका दिया गया है सर एम मतलब विश्वेश्वरैया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि 14 जनवरी 2021 को 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो गई? चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 18 नंबर, कह रहा है 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है? चलिए यहाँ पर देखिए 18 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाए आपका बी नंबर। दोस्तों याद रखिए, चंडीगढ़ से हिसार। क्या? चंडीगढ़ से हिसार यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई है, ये आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपका वाराणसी है। क्या है? वाराणसी है। अगला आपसे दिया गया है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? चलिए, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का ऑप्शन 38वीं दी है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 38वीं तो आपने पढ़ लिया, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग आपका पोलैंड और जर्मनी, रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर 20 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा मॉडल पेपर में हमने सॉल्व कराया है, आपको याद आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने शायद आज या कह सकते हैं कल के रात वाले मॉडल पेपर में हमने सॉल्व कराया था। यहाँ पर हो जाएगा सीमा शुल्क। क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी, है ना। जीएसटी जो आपका है एक अप्रत्यक्ष कर आपका है, कई घटकों में आपका विभाजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आपका असम था, जो कि 12 अगस्त 2016 को हुआ था। वहीं पर जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। अगला 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी बिल से संबंधित है। ठीक है, और याद रखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दे दिया है? ये क्वेश्चन अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा था, है ना, करंट अफेयर में पढ़ा था। और यहाँ पर दिया गया है कि वो 6 आपके हैं कौन? यहाँ पर देखिए 21 नंबर में। तो ये इसको ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जैतापुर और महाराष्ट्र में। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, जैतापुर महाराष्ट्र। ठीक है, और ये फ्रांस की तकनीकी सहयोग से ये आपके स्थापित किए जा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर विद्वानों के नाम दिए गए हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं और किससे संबंधित हैं ये आपसे दिया गया है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विशाखा दत्त आपका जो संबंध है किससे? आपके नाटककार है। विशाखा दत्त ये नाटककार हैं, तो यहाँ पर नाटककार कहाँ पर है? आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी हो गया, 2 हो गया ना। अगला दिया है वराह मेहर, ये क्या थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। चरक आपके कौन थे? तो चरक आपके चिकित्सक थे। क्या? चिकित्सक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो आपके खगोल वैज्ञानिक थे। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है तो कर लीजिए, लेकिन नहीं तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2 1 3 4। चलिए 2 1 3 4 देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो गया कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? दोस्तों बताइएगा, अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? चलिए भाई बताइएगा। कंगना रनौत, तो यहाँ पर जो आंसर है 23 नंबर में क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा पद्मश्री हो जाएगा, पद्मश्री, है ना।
सभी लोग कंगना रनौत को जानते होंगे, हम तो एक ही गाना से जानते हैं, शायद वही है ना कि दिल तू ही बता, जिसमें बड़ी सी साड़ी पहने रहती है, 1 किलोमीटर लंबी साड़ी रहती है, वहीं से भाई हम शायद वही अभिनेत्री है ना, तो उसको वहीं से हम जानते हैं। और तो नहीं जानते हैं क्योंकि इतनी बड़ी साड़ी में 3-4 औरतें भी साड़ी पहन लेती, उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पहचान तो नहीं कर पाते हैं, बस थोड़ा बहुत पहचान कर पाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, पद्मश्री से किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2022 में दोस्तों कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, और इस सूची में 4 पद्म विभूषण आपके हैं, है ना, 17 पद्म भूषण है और 107 आपके पद्मश्री। दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिएगा कि 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण हैं और 17 पद्म भूषण आपके हैं, है ना, और 107 आपके पद्मश्री हैं। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। यहाँ पर जवाब देना है, क्या जवाब हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि 24 का जो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ में यहाँ पर देखिए जो आपकी कपास है, क्या है, कपास, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए ये कोई नया बंदे आ गया है क्या भाई क्लास में, कोई नया जानवर क्लास में आ गया है क्या आज, सभी को डिस्टर्ब कर रहा है, जितने भी लोग हैं सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये क्या मोदी जी जो चीता लेके आए उन्हीं में से कोई प्रजाति का बच्चा है क्या भाई, क्यों भाई, ये लगता है मोदी जी जो चीता लाए हैं, है ना, शायद उसी प्रजाति का ये बच्चा है, आ गया है आज। क्यों भाई परेशान कर रहे हो, क्या हमें कमेंट दिखाई नहीं देते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ाई करिए, काहे माता पिता के नाक कटा रहे हो। ऑनलाइन मोबाइल आपके पिताजी ने पैसे लेकर दिया है, तो काहे आप कर रहे हैं भाई। अरे पैसा फूंक रहे हो तो कम से कम ये करो, नहीं बाद में तो कहोगे मोदी जी ने यार सही से वैकेंसी नहीं दिया है ना। तो थोड़ा आराम से पढ़िए, काहे परेशान कर रहे हो लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा कपास। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा कपास। हाँ चीता नहीं तेंदुआ, ठीक है, चीता नहीं तेंदुआ, वो तेंदुआ थे लेकिन ये चीता है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो खरीफ की फसल क्या होती है। खरीफ फसल इसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है, जैसे कपास, मक्का, चावल, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है रबी की फसल में, तो रबी की फसल क्या होती है, सर्दियों के मौसम में की जाती है, गेहूं, मटर, सरसों, जौ, दलहन, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपका जायद की फसल है, और जायद की फसल क्या होता है, खरीफ और रबी के दोनों के बीच बोई जाती है। यह समझ लीजिए कि आपके लगभग मार्च अप्रैल में बोई जाती है ना, ये पानी वाली फसलें होती हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया, अच्छा एक पॉइंट और भी आपको दिया गया है कि हाल ही में भारत ककड़ी एवं खीरा का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश आपका भारत बन गया है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। या देखिए एलन मस्क, क्या है, एलन मस्क जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके कुछ अब आपको आ गए हैं जिनको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, है ना, सभी लोग तपस्या में लीन हो जाइए, जो आपको सुना रहे हैं बस आपको सुनते रहना है। देखो दोस्तों यहाँ पर दिया गया मूल देश और शासक दिया गया है, जैसे डायमेकस, है ना, डायमेकस जो कि आपका सीरिया का निवासी था, और ये क्या था भाई, ये बिंदुसार के समय भारत आया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायमेकस किसके समय आया था और कहाँ का था, तो डायमेकस था आपके सीरिया का, है ना, और ये बिंदुसार के समय भारत आया था। अगला मेगस्थनी जो कि यूनान का था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अगला है फायान ये चीन का था, और किसके समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अगला यहाँ पर दिया गया है आपके हुएनसांग जो कि आपका चीन का यात्री थे, और ये हर्षवर्धन के समय आया था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं इत्सिंग जो आपका चीनी यात्री था, है ना। अलब्रूनी जो कि आपका महमूद गजनवी के समय आया था। मार्को पोलो इटली का है, और कयाल अर्थात पांडे राज्य के समय आया था, पांडे वंश के समय आया था। अगला इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी है, और इसकी डेट पूछी जाती है तो दोस्तों 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का क्या था, यात्री था। अगला निकोलो क्वांटी जो कि आपका देवराय प्रथम के समय आया था। और अगला है राल्फ फिंच आपके अकबर के समय आया था। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के समय, किसके समय, जहांगीर के समय। अगला है टॉमस रो, दोस्तों टॉमस रो आया था जहांगीर के समय।
पीटर मुंडी जो आया था शाहजहां के समय। तो दोस्तों इनमें से सभी लगभग क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना, एक आधे छोड़ दीजिए, नहीं लगभग सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपीडब्ल्यूएससी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की प्राचीन पुस्तकें जो आपकी हैं और उनके लेखक दिए हैं, ज्यादा नहीं है, मात्र 10-5 पुस्तकें हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा है, विशाखा दत्त हो जाएगा, विशाखा दत्त। दोस्तों राक्षस के जो दांत होते हैं बड़े विशाल होते हैं, या मुंह जो होता है वो विशाल होता है ना, मुद्रा राक्षस हो जाएगा, विशाखा दत्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, है ना, ऋतु संहार, ये मेघदूतम किसके हैं, कालिदास के हैं। अष्टाध्यायी आपकी किसका है, पानी का है, क्या है, पानी का है। अगला राज तरंगी जिसमें कश्मीर का इतिहास किया दिया गया है और ये कल्हड़ के द्वारा आपकी की गई है। अगला अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है और कौटिल्य के द्वारा है। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट की आपकी है, बाणभट्ट की है। अगला है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित आपका है और नाग सेन के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद के जो आपके हैं कौन, जयदेव हैं। सौदन राय और बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र आपके अश्वघोष हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है किराता जुर्नियम आपके भारवी के द्वारा। कर्पूर मंजरी आपके राजशेखर, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली, यह हर्षवर्धन की 3 आपकी प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। अगला यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा है चंद्रायन, कह रहा है चंद्रायन, और चंद्रायन आपके मुल्ला दाऊद की है। अगला दिया है पृथ्वी राजरासो आपके चंद्रवारदाई, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, आला खंड, अगला खंड आपका हो जाएगा जगनिक, और बीसल देवरासो हो जाएगा नरपति नाल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब आते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि यहाँ पर दिए गए हैं अभिलेख और उनसे संबंधित जो आपके स्थान है। जैसे गुर्जर का अभिलेख कहाँ पर है, तो आपके गुर्जर आपके मध्य प्रदेश में। शहबाजगढ़ी का अभिलेख कहाँ पर है, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। मनसेरा का अभिलेख कहाँ पर है, हजारा जो कि पाकिस्तान में है। कालसी का अभिलेख कहाँ पर है, देहरादून जो कि आपके उत्तराखंड में। क्वेश्चन पूछा गया था कलसी, कलसी कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। सोपरा का अभिलेख ठाणे महाराष्ट्र में। गिरनार का अभिलेख कहाँ पर है, कठियावाड़ा गुजरात में है। एरागुड़ी का अभिलेख कहाँ पर है, कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। मस्की का अभिलेख कहाँ पर है, यारचूर में जो कि आपके कर्नाटक में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो शीतोष्ण घास के मैदान जो कि हमने इसके पहले आपको पढ़ा भी दिया था। पंपास घास का मैदान ये कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है, अर्थात इनकी जो स्थिति होती है वो आपकी देखिए कितने में होती है, तो 23.5 और 66.5 के बीच आपकी इनकी स्थिति होती है जो आपकी शीतोष्ण होती है। तो इसमें पंपास घास का मैदान आपके अर्जेंटीना में है। वेल्ड घास का मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास का मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ये सभी घास के मैदान शीतोष्ण हैं। अगला प्रेरी घास का मैदान, तो प्रेरी घास का मैदान आपकी उत्तरी अमेरिका में है ना। स्टेपीज घास का मैदान आपकी यूरेशिया में है। अब यहाँ पर देखिए उष्ण घास के मैदान, तो उष्ण घास के मैदान देखिए सवाना घास के मैदान। अब ये उष्ण घास के मैदान कहाँ पर होते हैं, तो ये देखिए 23.5 के मतलब 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, अर्थात यहाँ पर इतने में होते हैं। तो सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में है। लानोस घास के मैदान वेनेजुला में है। कैंपोस घास के मैदान आपके ब्राजील में है। और सिल्वास घास के मैदान आपके अमेजन बेसिन में हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपकी डेट हैं, जैसे कि आपका 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। अगला 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वेरी एमपी है। 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। और 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। ये सभी आपके अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। और अगर आपसे दिया गया है विश्व के, भारत और विश्व के प्रमुख बंदरगाह दिया गया है, तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह जो आपका है एक डेल्टा बंदरगाह है जो कि आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है ना, गुजरात में आपका है, जिसे जोरी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है एन्नौर बंदरगाह है ना, एन्नौर। चलिए यहाँ पर देखो दिया है एन्नौर बंदरगाह, ये आपके कोयला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, आपके तमिलनाडु में है। और जवाहरलाल बंदरगाह या जवाहरलाल पत्तन ये मशीनीकृत पत्तन है और ये आपके महाराष्ट्र में आपका है। विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है ना। और कलकत्ता और हल्दिया ये नदी घाट में है जो कि पश्चिम बंगाल, मतलब नदी में आपके बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम ये डॉल्फिन नोच की तरह है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। योकोहोम आपके जापान में है। इगारका जो आपका पत्तन है आपके रूस में है। मांटेवीडियो आपके कहाँ पर है, तो आपके उरुग्वे में है। और यहाँ पर देख सकते हैं संघाई, संघाई में कौन सा है, चीन है, मतलब चीन में जो आपका बंदरगाह है वो आपका संघाई है। मिस्र में बंदरगाह आपका कौन है, अलेक्जेंड्रिया है। नीदरलैंड में बंदरगाह कौन है, रॉटरडम है। पाकिस्तान का बंदरगाह आपका ग्वादर है, क्या है, ग्वादर है, ग्वादर, ये हमने पढ़ाया भी है। अगर इंडोनेशिया का बंदरगाह आपका कौन है, तो जकार्ता है। और यहाँ पर याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण कौन है, तो पोर्ट डायमंड, ये दक्षिण अफ्रीका में है। एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ याद ही रहेगा। भारत के प्रमुख आपके दर्रे हो गए, नाथुला और जलेपला दर्रा आपके कहाँ पर, तो आपके सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में। पालघाट दर्रा आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु और केरल में है ना।
थाल घाट आपके मुंबई नासिक के बीच में है। भोर घाट दर्रा आपके मुंबई और पुणे में आपका पड़ता है। अगला आपसे दिया गया है माना, नीति और लिपुलेख, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। रोहतांग, सिपकीला और बड़ा राचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, कराकोरम, बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि डाफला, बोमडीला और यहाँ पर दीफू और यांग्याप, ये कहाँ पड़ते हैं? आपके कहाँ पर भाई? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगला दिया गया है जिलेपला और नाथुला आपके सिक्किम में। तुजू दर्रा आपकी कहाँ पर है? मणिपुर में है। और सेनकोट दर्रा आपके तमिलनाडु। और धन्यवाद, जय हिंद।